नमस्कार साथियों, कथा कहानी चैनल में आज सुनिए प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। यह कहानी अत्यंत बड़ी है, इसीलिए इस कहानी को आप दो भाग में सुन सकते हैं। पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अगलू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। सांझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अगलू को सौंप गए थे, और अगलू जब कभी बाहर जाते तब जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों बालक थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान कराते थे। अगलू ने गुरुजी की बहुत सेवा की, खूब प्याले धोए। उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न ले पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलम अगलू को आधा घंटे तक किताबों से मुक्त कर देती थी। अगलू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे। शिक्षा की अपेक्षा उन्हें गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था। वे कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती, जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है। गुरु की कृपा दृष्टि चाहिए। अतएव यदि अगलू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ तो वह यह मान कर संतोष कर लेगा कि विद्या उपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या अपने भाग्य ही में है, ना थी तो कैसे आती। मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे। उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और इसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गांवों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रिहनामे बेनामे पर कचहरी का मुहर्रिर भी कलम नहीं उठा सकता था। हल्के का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा करते थे। अतएव अगलू का मान उनके धन के कारण था, जो जुम्मन शेख अपनी अमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी संपत्ति थी, परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे कर संपत्ति अपने नाम चढ़वा ली। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दी हो। जुम्मन की पत्री करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्राय नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं, उतने से तो अब तक एक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी की भांति गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना अलग पका खा लूंगी। जुम्मन ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, रुपया क्या यहाँ फलते हैं? खाला ने निर्ममता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी नहीं। खाला बिगड़ गई, पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को अपनी तरफ आते देख मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में जिसकी जीत होगी। इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो इनके अनुग्रह का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उनको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उनका सामना कर सके? आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे ही नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला ने लकड़ी लिए आसपास के गांवों में दौड़ दौड़ कर कमर झुककर कमान हो गई थी।
एक एक पल चलना दुर्भर था, मगर बात आ पड़ी थी, उसका निर्णय करना जरूरी था। बिरला ही कोई आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपर मन से हूं हाँ करके टाल दिया। किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी और कहा, कब्र में पांव लटके हुए हैं, आज मरे कल दूसरा दिन हो। पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ, अल्लाह का नाम लो। तुम्हें खेती बाड़ी से अब क्या काम? कुछ ऐसे सज्जन थे जिन्हें हास्य के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुख, सनके से बाल। जब इतनी सामग्रियां एकत्रित हो तब हंसी क्यों ना आए। ऐसी न्यायप्रिय, दयालु, दीन वत्सल पुरुष बहुत कम थे जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको संतावना दी हो। चारों ओर से घूम घुमाकर बेचारी अगलू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी क्षण भर के लिए पंचायत में चले आना। अगलो, मुझे बुलाकर क्या करोगी? कई गांव के आदमी तो आएंगे ही। खाला, अपनी विपत तो सबके आगे रो आई हूँ, आने न आने का इख्तियार उनको है। अगलू, क्यों आने को मैं आऊँगा, मगर पंचायत में मुंह न खोलूँगा। खाला, क्यों बेटा? अगलू, अब इसका क्या जवाब दूँ? अपनी खुशी। जुम्मन मेरे पुराने मित्र हैं, उनसे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला, बेटा क्या बिगाड़ के भैंसे मान की बात न कहोगे? हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी संपत्ति लुट जाए तो उसे खबर नहीं होती, परंतु ललकार सुन कर वह अचेत हो जाता है, फिर उसे कोई जीत नहीं सकता। अगलू इस सवाल का कोई जवाब न दे सके, पर उनके हृदय में यह शब्द गूंज रहे थे, क्या बिगाड़ के भैंसे मान की बात न कहोगे? संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही से ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तमाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हाँ, वे स्वयं अलबत्ता अगलू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। जब कोई पंचायत में आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे। जब सूर्यास्त हो गया और चिड़ियों की कलरव युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी, तब वहां भी पंचायत आरंभ हुई। फर्श की एक एक उंगल जमीन भर गई, पर अधिकांश दर्शक ही थे। निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी। एक कोने में आग सुलग रही थी। नाई ताबा तोड़ चिलम भर रहा था। यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली गलौज करते, कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर झुंड के झुंड जमा हो गए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचो आज 3 साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे दीन हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। बेकस बेवा हूँ, कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवाय, और किसे अपना दुखड़ा सुनाऊं। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो, जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। क्यों एक बेकस की राह आह लेता है? पंचों का हुक्म सर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन मियाँ किसे पंच बदते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसकी दुश्मनी थी। जुम्मन बोले, पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे बंदे, मुझे कोई हर्ज नहीं। सॉरी। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों के नाम क्यों नहीं बताता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बंदो।
खालाजान जुम्मन के आपेक्ष को समझ गई। वह बोली, बेटा खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अगलू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन मिश्र वैसे अगलू। अगलू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरा जुम्मन से गहरी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर से कहा, बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अगलू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। अगलू चौधरी बोले, जुम्मन शेख, हम और तुम पुराने दोस्त हैं। जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करना हो करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था, अब बाजी मेरी। अगलू यह सब दिखावे की बातें कर रहा है। अतएव शांतचित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें हीन हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या वश है? खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं महीने भर खर्च दे सकूं। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस मुझे यही कहना है। आइंदा पंचों को अख्तियार है, जो फैसला चाहे करे। अगलू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतः पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह करनी आरंभ की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित था कि अगलू को क्या हो गया। अभी यह मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम न आवेगी? जुम्मन से किसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे। इतने में अगलू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया है। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है, खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बा नामा रद्द समझा जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो वह शत्रु का सा व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के हेर फेर के सिवा और क्या कहे। जिस पर पूरा विश्वास था उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा हो जाती है। यही कलयुगी की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। हैजा, प्लेग आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दंड है। मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीति प्रणायता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे। वे कहते थे, इसी का नाम पंचायत है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती की जगह, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसताल को चली जाती। इस फैसले ने अगलू और जुम्मन की दोस्ती को जड़ से हिला दिया। अब वे साथ साथ बातें नहीं करते थे। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक हल्का झोंका भी न सह सका। सचमुच वह बालू की सी जमीन पर खड़ा था। उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक दूसरे की आव भगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते जुलते थे, मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आटो पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यह चिंता रहती थी कि किस तरह बदला लेने के लिए
लेने का अवसर मिले। धन्यवाद साथियों। आज की कहानी पंच परमेश्वर का एक भाग समाप्त होता है। अब अगले भाग में आप देखिए, भाग 2 में देखिए कि जुम्मन अपने दोस्त अगलू से किस तरह बदला लेता है। यदि आपको आज की कहानी पंच परमेश्वर अच्छी लगी हो तो कृपया कर इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।